नमस्कार दोस्तों। एक जमाना में नेपाल कभी भारत का सबसे प्रिय और सच्चा मित्र हुआ करता था। उसी नेपाल में एक बार फिर से भयानक विद्रोह छिड़ गया है, गृहयुद्ध शुरू हो चुका है। वहाँ पे तमाम लोग सड़क पर उतर चुका है और कह सकते हैं कि पिछले 250 साल पिछले 250 साल में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। आम लोग अब कम्युनिज्म को भगाने के लिए तैयार है और सब बोल रहा है कि केपी ओली चोर देश छोड़। दोस्तों, इस तरह के नारेबाजी हो रहा है और आम लोग अब बोल रहा है कि फिर से वहाँ पे राजा लाओ देश बचाओ, राजा लाओ देश बचाओ, हमरो राजा हमरो देश प्यार से भी प्यारा है। दोस्तों, कई तरह के नारे लगा रहे हैं और खासतौर पे राजा का समर्थन कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि हम अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और उसे कम्युनिस्ट ने खत्म कर दिया, उसे लोकतंत्र बना दिया, धर्मनिरपेक्ष बना दिया। हमें राजा चाहिए क्योंकि राजा ही सब कुछ करेगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह कि आने वाले 4 साल के भीतर में आप देखेंगे नेपाल में फिर से राजशाही आ सकता है और आप कह सकते हैं कि चाइना यहाँ से बहुत मुश्किल में फंस सकता है। चाइना ने अब तक जितना भी खर्च नेपाल में किया है, जो प्रोजेक्ट लगाया है, बड़ा बड़ा हाइड्रो पावर लगाया है, खासतौर पे रेलवे देने का बात कहा है। दोस्तों, चाइना का सारा सपना चकनाचूर हो सकता है। चाइना का सपना था कि हम केपी शर्मा ओली को अपने पीछे पीछे घुमाएंगे और नेपाल को बेच देंगे। दोस्तों, वो सपना सब कुछ चकनाचूर हो गया है और यहाँ पे भारत का एंट्री हो चुका है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार नेपाल में हो क्या रहा है और लोग सड़क पे क्यों उतर रहा है, क्या कारण है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिरकार नेपाल में इतना भयानक विद्रोह क्यों छिड़ा हुआ है, जिसे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। चाहे जापान का मीडिया हो, यहाँ तक कि पूरे यूरोप का मीडिया हो, अमेरिका का मीडिया हो, रसिया का मीडिया हो, सब अब नेपाल में फोकस कर रहा है। और नेपाल में दोस्तों अब तक का भयानक विद्रोह क्यों उठा, पहले हम जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं केपी शर्मा ओली और प्रचंड दोस्तों दोनों कम्युनिस्ट का नेता है। दोस्तों, आप जानते हैं दोनों में फाइट चल रहा है, पिछले 2 महीने से दोनों में फाइट चल रहा है, दोनों आपस में लड़ रहा है और दोनों पार्टी तोड़ने की बात कर रहा है। बोला कि हम पार्टी तोड़ देंगे, हमने जो कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था उसे तोड़ के अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप पूछेंगे कि आखिरकार केपी शर्मा ओली अगर पार्टी तोड़ेगा तो वहाँ पर कोई दूसरा सरकार बना ले, उसमें राजा की क्या बात हुआ, राजा आखिरकार क्यों आएगा, नेपाली लोग आखिरकार राजा को क्यों लाना चाहता है, और जब राजा को लाना ही चाहता है तो नेपाल से राजा को भगाया क्यों था, क्या कारण है जो 2008 में राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया था। आखिरकार यहाँ पे नेपालियों का मन क्या है, आखिरकार सोचता क्या है, करता क्या है। दोस्तों, पहले हम लोग ये जानते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं 1990 में दोस्तों वहाँ पे कम्युनिज्म का पैर पसरा और कम्युनिज्म ने एक सपना दिखाया नेपालवासी को। क्या बोला देखो भाई, नेपाल में राजतंत्र है। दोस्तों, तमाम कम्युनिस्ट के नेता ने बड़े बड़े बयानबाजी किया, बोला कि नेपाल में राजतंत्र है, इसीलिए नेपाल गरीब रह गया, नेपाल आगे नहीं बढ़ पाया, नेपाल को राजतंत्र ने बर्बाद कर दिया। और कम्युनिस्ट पार्टी का जितना भी नेता था सबने ओपनली कह दिया कि नेपाल के तमाम जनता जागो, सब गृहयुद्ध करो और वहाँ पर सड़कों पर जाओ और सरकार को घेरो, सरकार को उखाड़ फेंको। और दोस्तों, उस तरह का सपना दिखाया और कम्युनिस्ट पार्टी ने सबको बोला कि जिस दिन नेपाल खासतौर पे राजतंत्र से मुक्त होगा उस दिन हम नेपाल को इजराइल बना देंगे। दोस्तों, ये सपना कौन दिखाया? प्रचंड दिखाया, केपी शर्मा ओली दिखाया। दोस्तों, तमाम कम्युनिस्ट नेता यानी कि 1990-95 सब खासतौर पे नेपालियों को दिखाया। सबको बोला कि अगर राजतंत्र खत्म हो जाएगा तो नेपाल बहुत तरक्की करेगा, नेपाल तो साउथ कोरिया से आगे निकल जाएगा, नेपाल जर्मनी को पिछाड़ देगा, नेपाल इजराइल जैसा बन जाएगा, इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है, नेपाल के पास भी आ जाएगा। दोस्तों, तमाम तरह के बड़े बड़े वादे किया और बड़ी बात यह है कि नेपाल का भोला वाला जनता खासतौर पे माओवादी पार्टी के बाद में आ गया और कह सकते हैं कि दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में आके खासतौर पे अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। और आप कह सकते हैं कि 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक यानी कि 10 साल में दोस्तों बहुत ज़्यादा सिविल वार शुरू हुआ, कह सकते हैं गृह युद्ध हुआ, वहाँ पे हजारों आदमी मारा गया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों 2001 में नेपाल के राजा दोस्तों जानते हैं ना, किंग वीरेंद्र, दोस्तों किंग वीरेंद्र का दोस्तों हत्या कर दिया। आप कह सकते हैं कि किंग वीरेंद्र का दोस्तों अचानक प्लेस में घुस के, घर में घुस के उसका हत्या किया गया। अभी तक उसका राज पता नहीं चला कौन मारा था। दोस्तों, वहाँ पे घुस के उसका तमाम फैमिली को मार दिया, कह सकते हैं कि उनके बेटी को मार दिया, उनके बेटा को मार दिया, किंग वीरेंद्र की पत्नी को मार दिया, किंग वीरेंद्र को मार दिया। और दोस्तों, बाद में पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया। दोस्तों, अभी तक सच्चाई पता नहीं चला कि आखिरकार उसे मारा कौन था। कुछ लोग कहता है कि उसका बेटा यानी कि दीपेंद्र ने खुद ही सबको गोली मारा था, लेकिन दोस्तों ऐसा सच्चाई नहीं है। कोई भी बेटा अपने पूरा फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकता है। तो आप लोग समझिए दोस्तों, 1990 से लेकर 2001 तक कहानी ये था। अब दोस्तों, जैसे ही किंग वीरेंद्र का दोस्तों हत्या हो गया, पूरा फैमिली का खत्म हो गया, उसके बाद दोस्तों उनका भाई राजा बना। आप कह सकते हैं कि उनका नाम है ज्ञानेंद्र। दोस्तों, किंग ज्ञानेंद्र जैसे ही राजा बना, उसके बाद माओवादी ने किंग ज्ञानेंद्र
कंस पे उंगली उठा दिया और बोल दिया कि ये आदमी अपने भाई का हत्यारा है, उसी ने भाई को मरवाया था। दोस्तों इस तरह का अफवाह पूरे नेपाल में फैला दिया गया और आम आदमी को लगा कि सच में अपने भाई को मार सकता है, क्योंकि दोस्तों एक तरह से सबको बोला कि यही मारा है और खुद राजा बन गया। और दोस्तों इस तरह का माहौल पूरे नेपाल में बन गया था। अब दोस्तों क्या हुआ, अंत में लोग भी माओवादी का साथ देना शुरू कर दिया, यानी कि जो आम लोग था, जो राजा का समर्थक था, वो भी बाद में 2001 के बाद माओवादी का समर्थन शुरू कर दिया, खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन शुरू कर दिया। और उसके बाद दोस्तों भयानक विद्रोह और शुरू हो गया और आप कह सकते हैं कि लगातार 5-6 साल फिर से गिरोह शुरू हुआ और दोस्तों जगह जगह दोस्तों कम से कम दोस्तों 13 से 14 हज़ार आदमी मारा गया। आप कह सकते हैं कि 13 से लेकर 14 हज़ार आदमी मारा गया। दोस्तों नेपाल में हड़कंप मच गया था, हर दिन बम बारूद फूट रहा था, हर दिन दोस्तों चक्का जाम होता था, हर दिन दोस्तों कहीं पर किसी का हत्या होता था। कह सकते हैं कि जिसको जो मना था वो कर रहा था। आप कह सकते हैं कि नेपाल में दोस्तों ऐसा सिचुएशन बन गया था। फिर उसके बाद किंग वीरेंद्र के भाई यानी कि किंग ज्ञानेंद्र को ये समझ में आ गया कि नेपाल अब पूरी तरह से आग में झुलस रहा है, अब हमें सत्ता से बाहर जाना ही होगा। और दोस्तों धीरे धीरे माओवाद यानी कि कम्युनिस्ट और मौजूद हो गया था, हर तरफ से सत्ता में आ चुका था और अंत में दोस्तों 2008 में नेपाल में राजशाही को खत्म कर दिया गया। दोस्तों कौन किया था, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। खासतौर पर माओवादी ने मिलकर राजशाही को खत्म कर दिया और किंग यानी कि राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता से बाहर कर दिया, निकाल दिया और बोल दिया कि यह एक लोकतंत्र बन गया, यहाँ पर राजा कोई काम है ही नहीं, राजा यहाँ से भागो। और दोस्तों वहाँ पे बड़ी बात तो यह है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। दोस्तों उस हिंदू राष्ट्र को हटा दिया गया और बोल दिया कि नेपाल अब धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सबको संपूर्ण अधिकार है। दोस्तों पूरा दुनिया हिल गया था, क्योंकि दुनिया में एकमात्र देश नेपाल ही था जो हिंदू राष्ट्र था, वो भी 2008 में खत्म हो चुका था। भारत में दोस्तों तहलका मच गया था। आप कह सकते हैं कि भारत के लोग दोस्तों जगह जगह प्रदर्शन भी किया था, बोला था कि ये नेपाल में क्या हुआ। दोस्तों कहानी यहाँ तक ये था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी 2008 में आया, वहाँ से दोस्तों क्या हुआ, कम्युनिस्ट ने जो भी वादा किया था, बोला था कि नेपाल को हम इजराइल बना देंगे, नेपाल को सिंगापुर बना देंगे, नेपाल को दुबई बना देंगे। दोस्तों वो सब सपना चकनाचूर हो गया, कम्युनिस्ट के आते ही नेपाल बिखरना शुरू हो गया। और बड़ी बात तो यह है कि 2008 के बाद नेपाल में दोस्तों सरकार स्थिर नहीं रहा। कह सकते हैं कि हर साल वहाँ पे नया सरकार बनता था, हर साल वहाँ पे प्रधानमंत्री बनता था, यानी कि इतना पार्टी हो गया था ना, सब मिलके कभी किसी को प्रधानमंत्री बनता था, कभी किसी को, यानी कि वहाँ पे हमेशा दोस्तों सरकार बनता था, सरकार गिरता था। और यही कारण कि नेपाल दिन प्रतिदिन दलदल में फंसा चला गया। नेपाल पूरी तरह से दोस्तों गरीबी में छा गया और बड़ी बात तो है कि नेपाल का जीडीपी पूरी तरह से खराब हो गया। नेपाल में जो भी छोटा मोटा फैक्ट्रिया था वो सब बंद हो गया था। आप कह सकते हैं कि कम्युनिज्म ने बुरी तरह से नेपाल को बर्बाद कर दिया। फिर दोस्तों 2015 में कम्युनिज्म यानी कि केपी शर्मा ओली और प्रचंड ने एक बहुत बड़ा दाव चला और बड़ी बात तो यह है कि संविधान लागू किया 2015 में। और उस समय दोस्तों खासतौर पे मधेशियों ने आंदोलन शुरू कर दिया और फिर जानते हैं नेपाल में क्या हुआ था, 6 महीना से अधिक दोस्तों नेपाल में आंदोलन शुरू हुआ था और पहाड़ियों को बहुत दिक्कत हुआ था। कह सकते हैं कि नेपाल पूरी तरह से फिर से झुलस गया था। आप कह सकते हैं कि 2008 के बाद नेपाल में कभी भी शांति नहीं हुआ और नेपाल में जितना भी बड़े बड़े कम्युनिस्ट के नेता है सब पे खासतौर पे घूस लेने का आरोप लगा। दोस्तों दुनिया के तमाम बड़े बड़े रिपोर्ट में छपा गया कि किसके पास कितना धन है। दोस्तों सब चौंक गया कि जो नेता 2008 से पहले कुछ नहीं था, आखिरकार उसके पास 8 साल में इतना धन कहाँ से आ गया। और दोस्तों नेपाल में एक तरह से और अस्थिरता बढ़ गया। नेपाल के लोग दोस्तों गुस्से में लाल हो गया। सबका कहना था कि हमारे पास खाने के लिए दाने नहीं है, हम लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हमारे पास बहुत समस्या है और यहाँ पे सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। आखिरकार सरकार पैसा क्या करता है, पूरी दुनिया नेपाल को लोन देता है, दान देता है गरीब जान के, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, नेपाल डेवलप कहाँ हो रहा है। खासतौर पे जब नेपाल में भूकंप आया था तो उस समय पूरे दुनिया ने नेपाल को मदद किया था। यहाँ तक कि भारत ने बहुत पैसा दिया था, चाइना भी दिया था, अमेरिका भी दिया था। उस समय वो पैसा क्या किया नेपाल सरकार। दोस्तों नेपाल के लोगों ने इस तरह का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और बड़ी बात तो यह है कि यही मुद्दा धीरे धीरे दोस्तों 2020 में भयानक रूप ले लिया। और आप कह सकते हैं कि अब लोगों का कहना है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर लिया, हमने अपने राजा को भगा के बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, हमने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ देख के बहुत बड़ा गलती किया, हम तो धोखेबाज है, अपने राजा के साथ गद्दारी किया। दोस्तों नेपाली लोगों का कहना है कि हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, अब एक बार फिर से हमको राजा चाहिए क्योंकि राजा ही देश बचा सकता है, अगर राजा नहीं आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे चारों ओर दुश्मन हैं। दोस्तों नेपालियों का कहना है कि एक तरफ जहाँ चाइना है, एक तरफ जहाँ इंडिया है, सब हमारा ज़मीन हड़प रहा है। दोस्तों ये बात नेपाली कहना है, उनका कहना है कि
जब तक राजा था तब तक नेपाल कितना शांत था। नेपाल में न तो कभी मधेसी आंदोलन हुआ, न कहीं पहाड़ी आंदोलन हुआ, सब भाईचारा में था। लेकिन जैसे ही केपी शर्मा ओली का सत्ता आया, जैसे ही प्रचंड का सत्ता आया, जैसे ही कम्युनिस्ट का सत्ता आया, उसके बाद तो नेपाल खंड खंड में बट गया है। कोई बोलता है हम पहाड़ी है, कोई बोलता है हम तराई है, कोई बोलता है मधेसी है, कोई बोलता है हम थारू है। आखिरकार ये क्या हो रहा है दोस्तों? इसीलिए आप सबका कहना है कि राजा लाओ देश बचाओ, राजा लाओ देश बनाओ। दोस्तों हमरो राजा हमरो देश जान से ही प्यारा है, इस तरह का नारा लगा रहा है। और कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा रैली नेपाल में हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से दोस्तों नेपाल में रोज रैली हो रहा है, लोग सड़क पे आ रहा है, सब बोल रहा है कि अब की बार आर्य पार करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे चलो मान लेते हैं नेपाली जनता राजा का मांग कर रहा है, हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहा है, लेकिन ये संभव कैसे है? अभी तो केपी शर्मा ओली के हाथ में सत्ता है, ये संभव कैसे है? ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि विद्यादेवी भंडारी वहाँ के राष्ट्रपति है। ये बिल्कुल ही असंभव है दोस्तों। संभव है, ये काम आप देखेंगे 2022-23 के बाद हो सकता है। दोस्तों नेपाल में 2023 तक दोस्तों इलेक्शन है, आप कह सकते कि उसी इलेक्शन का तैयारी हो रहा है। आप बोलेंगे ये संभव कैसे है? देखिए नेपाल में एक पार्टी है आरपीपी यानी कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। दोस्तों उस पार्टी ने साफ कर दिया है कि जैसे ही मेरा बहुमत मिलेगा, जैसे ही हम सरकार बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम राष्ट्रपति का जो पद है ना उसे हम खत्म कर देंगे। यानी कि एक बिल पारित करेंगे, राष्ट्रपति का पद खत्म कर देंगे और उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, राजशाही ला देंगे। यानी कि लोकतंत्र खत्म करके राजशाही शुरू कर देंगे और यहाँ पे फिर से किंग ज्ञानेंद्र को फिर से हम लोग राजा बना देंगे। और बड़ी बात तो है कि उसके तुरंत बाद हम लोग एक बिल और लाएंगे और वहाँ पे नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, यानी कि हमारा पार्टी लाओ। और दोस्तों बड़ी बात तो है कि उस पार्टी को समर्थन आज पूरे नेपाल कर रहा है, यानी कि बच्चा से लेकर बुजुर्ग सब बोल रहा है कि अब की बार आरपीपी पार्टी को हम लोग सरकार बनाएंगे। आरपीपी पार्टी ही कुछ कर सकता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना सकता है। और दोस्तों मन ही मन पूरे नेपाल के जो तमाम छोटे बड़े नेता है ना, खासतौर पे राजतंत्र का जो भी समर्थक है, सब आज आरपीपी को समर्थन कर रहा है। यानी कि अचानक दोस्तों ऐसा हो रहा है, यानी कि अचानक एक पार्टी आया और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे राजतंत्र स्थापित करने का प्लान बना दिया। दोस्तों आप देखेंगे अगर 2023 में नेपाल में चुनाव होता है और वहाँ पे कम्युनिस्ट को हार जाता है, कम्युनिस्ट टूट जाता है और आरपीपी पार्टी वहाँ पर जीतता है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आरपीपी चाहता है कि सबसे पहले राजशाही वहाँ पे आए।